नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है रेल सेवक अपील अनुशासन एवं अपील नियम के क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम आपके लाए हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में एलडीसी के अंदर बार-बार रिपीट होने वाले कुछ क्वेश्चन जो डार हमारे डिसिप्लिन एंड अपील रूल से पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो हमारा डार है उसके अंदर कुछ बातें आपको याद रखनी है, जैसे कि जो हमारा ये नियम है डिसिप्लिन एंड अपील नियम, ये जो है 1 अक्टूबर 1968 में लागू हुआ। इसके अंदर 7 भाग है और 31 रूल्स है। इसमें भाग कितने हैं दोस्तों? 7। 31 इसमें रूल है, 31 इसमें रूल है, ये हमें याद रखना है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम किस वर्ष लागू हुआ। तो दोस्तों, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है 1968 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, ये जो 1966 जो नियम है ये हमारे रेल सेवा आचरण नियम से है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेल सेवा नियम 1968 संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है या बनाया गया है। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 309 में है। रेल सेवा डार डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए? तो दोस्तों वो है 309 ये हमारा अनुच्छेद है, इसके तहत इसके नियम बनाए गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा डार नियम 1968 किस नियमों में शास्त्रीय पेनल्टी दी गई है? मतलब डार के जो नियम है उस नियमों के बीच में से किस नियम में पेनल्टी जो हमारी दी गई है? दोस्तों, इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है हमें नियम 5। दोस्तों, नियम 5 जो है हमारा वो सस्पेंशन से मतलब है, सस्पेंशन, निलंबन। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन ए है उसमें नियम 5 दिया, ये सस्पेंशन है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं नियम जो यहाँ सी देखते हैं, नियम 9। दोस्तों, ये है मेजर पेनल्टी। और जो नियम 11 है दोस्तों, इसमें है माइनर पेनल्टी। तो दोस्तों, और जो ऑप्शन बी है यही हमारा आंसर है। ऑप्शन बी के अंदर जो नियम 6 हैं उसमें पेनल्टीज के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, यही हमारा आंसर है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, डार नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए ग्रुप सी कर्मचारी पे, ऑप्शन बी ग्रुप डी कर्मचारी पे, आरपीएफ पे या अस्थायी कर्मचारी पे। दोस्तों, जो डार नियम है वो हमारे इसमें अखिल भारतीय आयोग से जो भी आते हैं उन पर लागू नहीं होता है। दूसरा, आरपीएफ पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दे रखा है सी, आरपीएफ, यही हमारा आंसर है। दोस्तों देखिए, इसमें ऑप्शन दी है ग्रुप डी कर्मचारी, ग्रुप सी कर्मचारी, आरपीएफ और अस्थायी कर्मचारी। अस्थायी कर्मचारी पर भी लागू होता है दोस्तों, तो आरपीएफ हमारा आंसर होगा। दोस्तों, आरपीएफ पर डार के नियम लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निलंबन आदेश जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, डार नियम के अंदर, ठीक है, डार नियम के अंदर बहुत सारे फॉर्म दिए गए हैं, जिसमें SF1, 2, 3, 4 ऐसे करके 14 तक दिए गए हैं। दोस्तों, ऐसे करके 14 तक कुछ रूल दिए गए हैं। वो उस फॉर्म के अंदर 1 से लेके 14 तक जो फॉर्म दिए गए उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग वजह से कुछ फॉर्म दिए जाते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि जो निलंबन है, सस्पेंशन है, उसके लिए कौन सा फॉर्म दिया जाता है? तो दोस्तों, जो SF1 है हमारा, यही इसका आंसर है दोस्तों, सस्पेंशन के लिए। जो SF1 है वो सस्पेंशन के लिए दिया जाता है, यानी कि निलंबन के लिए दिया जाता है, निलंबन के लिए दिया जाता है। जो SF2 है दोस्तों, वो दिया जाता है डीम्ड सस्पेंशन के लिए।
और दोस्तों जो SF5 है ये दिया था मेजर पेनल्टीज़ के लिए। और नेक्स्ट जो है दोस्तों SF11, इसका ऑप्शन डी जो है वो दिया था माइनर पेनल्टीज़ के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा था कि निलंबन आदेश के लिए कौन सा फॉर्म दिया जाता है, तो उसके दोस्तों कौन सा दिया जाता है SF1 दिया जाता है। नेक्स्ट देखते दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। दोस्तों 6 में क्या पूछा गया है कि माना गया सस्पेंशन यानी कि डीम्ड सस्पेंशन के लिए कौन सा फॉर्म दिया जाता है। दोस्तों जस्ट मैंने अभी पहले ऊपर बताया है कि जो डीम्ड सस्पेंशन है उसके लिए SF2 दिया जाता है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन देखते हैं SF1, SF2, SF3, SF4। दोस्तों यहाँ पे हमारा बी के अंदर दिया गया है SF2। तो डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 दिया जाता है और सस्पेंशन के लिए 1 दिया जाता है। ये जो SF3 है दोस्तों ये दिया जाता है निर्वाह भत्ते के लिए। ये दोस्तों निर्वाह भत्ते के लिए दिया जाता है। मतलब जब कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है तो उस समय पर उसकी कोई आय नहीं होती है, तो उसको अपने जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ अलाउंस पे ये निर्वाह भत्ता, उस अलाउंस के तौर पर निर्वाह भत्ता दिया जाता है। दोस्तों ये जो निर्वाह भत्ता होता है वो उसकी बेसिक प्लस DA का 50% होता है, और अगर जो अथॉरिटी है, जो कमेटी है, वो चाहे तो इसको 25% बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा SF3 जो है निर्वाह के लिए दिया था, निर्वाह भत्ते के लिए कितना दिया था 50%, इसको 25% बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों है वो SF4, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं रिवोकेशन। रिवोकेशन दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब किसी कर्मचारी को सस्पेंड करने के बाद वापस लाया जाता है अपनी ड्यूटी पर, तब SF4 जारी किया जाता है। तो SF4 के थ्रू वो अपनी ड्यूटी पर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डीम्ड सस्पेंशन के लिए कौन सा फॉर्म दिया जाता है, तो दोस्तों हमारा हो गया वो SF2। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई कर्मचारी पुलिस की हिरासत में, यदि कोई रेल कर्मचारी पुलिस की हिरासत में कितने घंटे से अधिक रहता है तो उसे माना गया सस्पेंशन या निलंबन माना जाता है। ये सर, ये दोस्तों क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अगर किसी कर्मचारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और तो सस्पेंड करते हैं रेलवे वाले, पर उसकी शर्त ये है कि कितने घंटे तक वो जेल में रहे, तो उसकी दोस्तों 48 आवर्स, 48 आवर्स। अगर कोई भी कर्मचारी 48 घंटे तक जेल में बंद रहता है, हिरासत में रहता है, कस्टडी में रहता है, कितने घंटे के लिए 48 आवर्स के लिए, तो रेलवे उसको सस्पेंड करती है और सस्पेंड करने के लिए SF2 जारी करती है, SF2 जारी करती है। ये जो हमारा SF2 दोस्तों क्या है, डीम्ड सस्पेंशन। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निलंबन आदेश को वापस लेने के लिए कौन सा फॉर्म दिया जाता है। दोस्तों जस्ट मैंने अभी ऊपर ही बताया है कि निलंबन के लिए हमारा कौन सा फॉर्म दिया जाता है, SF4। ये जो SF4 है हमारा, वही हमारा निलंबन से वापस लेने का फॉर्म है। मतलब कि कर्मचारी को वापस उसकी ड्यूटी पर लाने के लिए SF4 दिया जाता है। SF3 दोस्तों निर्वाह भत्ते के लिए। SF5 जो है हमारा, ये हमारा दोस्तों हो गया है मेजर पेनल्टी के लिए। और दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्या है, SF7, ये दोस्तों है IU के लिए। IU मीन्स इंक्वायरी ऑफिसर। जब किसी कर्मचारी के ऊपर इंक्वायरी बैठाते हैं तो इंक्वायरी करने के लिए एक अधिकारी को लाया जाता है, उसको बोलते हैं IU इंक्वायरी ऑफिसर। और इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति ही SF7 के थ्रू होती है। तो SF7 क्या हो दोस्तों, इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति। यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछा गया था कि रिवोकेशन का कौन सा फॉर्म है, तो रिवोकेशन के लिए जो हमारा फॉर्म है वो है SF4। हमारा ऑप्शन बी आंसर सही है। नेक्स्ट दोस्तों क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, निलंबन के दौरान कर्मचारी को दिए जाने वाले भत्ते को क्या कहा जाता है। दोस्तों अगर किसी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है तो उसे कुछ अलाउंस दिए जाते हैं, उस अलाउंस को कहते हैं, उस अलाउंस को, उस भत्ते को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उस भत्ते को कहते हैं सब्सिडेंस अलाउंस या निर्वाह भत्ता। अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए दिए जाने वाला भत्ता निर्वाह भत्ता होता है। और ये होता है दोस्तों 50%, इसको 25% बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं।
अगर कमेटी चाहे तो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दोस्तों, कितने दिनों के बाद निलंबन की समीक्षा यानी कि रिव्यू करना अनिवार्य है? दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की इंक्वायरी चल रही है और उसको रिव्यू करना हो तो दोस्तों उसके लिए समय सीमा है 3 महीने, 3 मंथ उसकी समय सीमा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 90 दिन। रिव्यू करने के दोस्तों क्या है, 90 दिन। अगर अथॉरिटी चाहे तो इसको आगे 3 महीने एक विशेष केस में बढ़ा सकती है, जब वो चाहे कि भाई अभी जो है इसका और रिव्यू करना है, या अभी संतुष्ट नहीं हो, जब जो अथॉरिटी होती है, कमेटी होती है, अगर वो संतुष्ट नहीं है कार्यवाही से तो 3 महीने और बढ़ा सकती है। तो इसको टोटल 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। पर दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है समीक्षा, तो उसके लिए है हमारा 90 डेज, 90 दिन। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा 11वां क्वेश्चन, निलंबन के दौरान कर्मचारी के निर्वाह भत्ते से कौन सी कटौती अनिवार्य रूप से नहीं की जा सकती? दोस्तों ये बोल रहा नहीं की जा सकती कि निर्वाह भत्ते जो हमारे निर्वाह भत्ता जो होता है उससे कौन सी कटौती नहीं की जा सकती। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। आयकर, इनकम टैक्स, मकान किराया, भविष्य निधि अंशदान, रेलवे कोर्ट, ऋण रिकवरी। दोस्तों देखिए, जो कर्मचारी का निर्वाह भत्ता होता है उसमें से आयकर काट सकते हैं, मकान किराया काट सकते हैं, और जो रेलवे कोर्ट ऋण है उसकी रिकवरी भी कर सकते हैं। पर जो भविष्य निधि अंशदान है, जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है, उसको कर्मचारी की अनुमति के बिना नहीं काट सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है सी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्या निलंबन एक सस्ती पेनल्टी या सज़ा है? तो दोस्तों देखिए, इसमें ऑप्शन है ए, हाँ ये एक छोटी पेनल्टी है, हाँ ये एक बड़ी पेनल्टी है, नहीं ये एक प्रशासनिक कदम है, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो ये निलंबन है ना, ये कोई पेनल्टी नहीं है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो वो इसलिए किया जाता है कि जब उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही होती है तो वो उसमें किसी डॉक्यूमेंट का हेरफेर ना कर दे या किसी सबूत का हेरफेर ना कर दे, इसलिए उसको काम पे जाने से रोकते हैं। तो उस समय पे क्या होता है, उसको सस्पेंड किया जाता है ताकि उस डॉक्यूमेंट में चेंज ना कर सके, कुछ दखल ना दे सके। तो ये किसी तरह की पेनल्टी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रशासनिक कदम है। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, ये निलंबन एक पेनल्टी नहीं है, ये एक प्रशासनिक कदम है, ताकि सस्पेंड करा हुआ कर्मचारी किसी भी तरह से सबूतों में हेर फेर ना कर सके, दखल ना दे सके। नेक्स्ट दोस्तों क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। बड़ी सस्ती मतलब मेजर पेनल्टी की चार्जशीट किस फॉर्म पर जारी की जाती है? दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, ऑप्शन जो हमारा ए है SF11, ऑप्शन बी जो है SF5, ऑप्शन सी जो है SF7 और ऑप्शन डी SF10। पर हमसे पूछा गया दोस्तों मेजर पेनल्टी। जो हमारा SF11 है, ये तो दोस्तों हमारा माइनर पेनल्टी। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, IO, इंक्वायरी ऑफिसर। IO इंक्वायरी ऑफिसर। SF7 किसके होता है? IO के लिए। SF10 ये होता है दोस्तों संयुक्त जांच के लिए, कॉमन या जॉइंट संयुक्त इंक्वायरी के लिए। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो SF5 है, बी ऑप्शन, दोस्तों यही हमारा आंसर है कि मेजर पेनल्टी के लिए SF5 दिया जाता है, ये दिया जाता है मेजर पेनल्टी के लिए। तो SF5 हमारा आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा 14 क्वेश्चन है, छोटी शास्त्री माइनर पेनल्टी की चार्जशीट किस फॉर्म के पर जारी की जाती है? दोस्तों SF5 मैंने बताया आपको भी मेजर पेनल्टी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा SF11। दोस्तों जो ये SF11 है, यही माइनर पेनल्टी के लिए दी जाती है। यहाँ पे दोस्तों देखो SF11B भी दिया है, SF11C भी दिया है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो
SF11B है, ये बताता है कि माइनर पेनल्टी के अंदर जांच अधिकारी यानी जांच अधिकारी इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति। और जो SF11C है, ये क्या बोलता है कि माइनर पेनल्टी को मेजर पेनल्टी में देना या मेजर को माइनर में देना, मतलब पेनल्टी को चेंज करने के लिए SF11C दिया जाता है, चेंज इन पेनल्टी। पेनल्टी में चेंज करने के लिए दोस्तों, पेनल्टी में चेंज करने के लिए SF11C दिया जाता है। तो हमसे यह पूछा गया था कि माइनर पेनल्टी के लिए क्या दिया था, तो उसके लिए दोस्तों SF11 दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जांच अधिकारी इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति के लिए कौन सा फॉर्म दिया जाता है। दोस्तों मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि नियुक्ति अधिकारी जांच ऑफिसर मतलब इंक्वायरी ऑफिसर के लिए कौन सा फॉर्म होता है, वो होता है हमारा दोस्तों SF7। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। SF5 हमारा हो जाएगा मेजर पेनल्टी, और जो हमारा SF6 है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों इसमें क्या है कि दस्तावेज नहीं दिखाने की या दस्तावेज दिखाने से मना करना। और दोस्तों जो डी ऑप्शन है ये हो जाएगा दोस्तों PO के लिए, PO प्रेसिडिंग ऑफिसर के लिए। तो हमसे पूछा गया तो जांच अधिकारी के लिए, इंक्वायरी ऑफिसर के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा SF7 ऑप्शन नंबर सी, इंक्वायरी ऑफिसर जांच अधिकारी। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रस्तुति अधिकारी प्रेजेंटिंग ऑफिसर। जस्ट अभी बताया मैंने कि नियुक्ति के लिए कौन सा फॉर्म दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हमें, ऑप्शन ए में दे रखा है SF5, ऑप्शन बी में दे रखा है SF7, ऑप्शन सी में दे रखा है SF8। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा SF8। PO के लिए SF8 दिया जाता है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए SF8 दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। यदि एक ही मामले में 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों के शामिल होने पर कौन सी कार्रवाई की जाती है। अगर मान लो दोस्तों एक ही मामला है, उसमें 2 या 2 से अधिक कर्मचारी शामिल है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, उनकी कॉमन इंक्वायरी की जाएगी, संयुक्त जांच की जाती है। तो दोस्तों उसी के लिए हम पूछा गया है कि एक ही मामले में 2 या 2 से अधिक कर्मचारी शामिल होने पर कौन सी कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं संयुक्त कार्रवाई या फिर जॉइंट प्रोसीडिंग, संयुक्त कार्रवाई या जॉइंट प्रोसीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। संयुक्त कार्रवाई जॉइंट प्रोसीडिंग का आदेश देने के लिए कौन सा मानक फॉर्म दिया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए होता है फॉर्म नंबर 10। दोस्तों इसके लिए होता है SF10 संयुक्त कार्रवाई के लिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। चार्जशीट SF5 या SF11 पर हस्ताक्षर कौन करता है। यह पूछा दोस्तों कि जो चार्जशीट इशू होती है उस चार्जशीट पे सिग्नेचर कौन करता है, SF5 और SF11 पे। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन क्या क्या है, जांच अधिकारी, नहीं जांच अधिकारी नहीं दोस्तों, ये सिर्फ जांच करता है, और कल्याण निरीक्षक नहीं, ए नहीं, बी नहीं, अनुशासनिक प्राधिकारी। हाँ दोस्तों यही हमारा आंसर है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। यही जो है वो SF5 और 11 दोनों पे साइन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, यदि आरोपी कर्मचारी चार्जशीट लेने से मना कर दे तो तामील कैसे मानी जाएगी। दोस्तों इसमें क्या होता है कि कर्मचारी जो है वो चार्जशीट ले लेता है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि वो चार्जशीट को देने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं लेता है, वो मना कर देता है, तो क्या करेंगे, उसका जो होम होगा, जो उसका घर होगा, वहाँ पे बाय पोस्ट भेजेंगे। अगर पोस्ट पे भेजने के बाद वो वापस आ जाता है, तो क्या करेंगे कि जो बोर्ड होता है रेलवे में, उस पे उसको चिपका दिया जाएगा, उस फॉर्म को चिपका दिया जाएगा उस एम्प्लॉय की उपस्थिति के अंदर। तो दोस्तों हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, यदि आरोपी कर्मचारी चार्जशीट लेने से मना कर देता है तो तामील कैसे मानी जाएगी। दोस्तों देखो यहाँ पे कार्रवाई रोक दी जाएगी, नहीं, ये गलत है। दूसरा क्या है, गवाहों की उपस्थिति में या डाक द्वारा भेजकर। दोस्तों यही हमारा आंसर है कि गवाहों की उपस्थिति में चिपका देंगे बोर्ड के ऊपर, या फिर उसको डाक के द्वारा भेजेंगे।
तो इसी तरह से क्या किया जाता है, जब कोई कर्मचारी चार्जशीट लेने से मना कर देता है तो ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक छोटी शक्ति है। अब ये पूछ रहा है कि माइनर पेनल्टी इनमें से कौन सी है। देखिए दोस्तों, इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन हमारे पास है अनिवार्य सेवानिवृत्ति, दूसरा क्या है निंदा, तीसरा है सेवा से हटाना, और लास्ट जो हमारा है वो रैंक में कमी करना। दोस्तों जो माइनर पेनल्टी होता है वो कौन कौन सी होती है, देखो उसमें पास कट कर देते हैं, ये एक तरह की माइनर पेनल्टी है। इंक्रीमेंट रोक देते हैं, ये कट कर देते हैं, ये एक माइनर पेनल्टी है। प्रमोशन को रोक देते हैं, ये एक माइनर पेनल्टी है। ठीक है दोस्तों, या फिर लिखित में सर्विस रिकॉर्ड के अंदर चढ़ा देते हैं, वो भी एक तरह की माइनर पेनल्टी है। और देखो दोस्तों, एक है निंदा, कर्मचारी की निंदा करना, वो भी एक तरह की माइनर पेनल्टी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, वो तो दोस्तों मेजर पेनल्टी है, किसी व्यक्ति को आप फोर्सली रिटायर कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, सी में क्या देखा है, सेवा छटाना, ये भी दोस्तों एक मेजर पेनल्टी है। इसके बाद डी क्या है, रैंक में कमी करना, मतलब कि जिस पोस्ट पे वो है कर्मचारी उससे उसको निचली पोस्ट पे लाना, तो ये भी दोस्तों एक मेजर पेनल्टी है। हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, निंदा। निंदा जो है वो माइनर पेनल्टी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पास या पीटीओ को रोकना किस तरह की सस्ती है, पेनल्टी है। दोस्तों जस्ट मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि जो पास पीटीओ कट किया जाता है वो माइनर पेनल्टी है, छोटे दंड में कट किया जाता है। तो ये कैसी पेनल्टी दोस्तों, ये छोटी पेनल्टी, और कहाँ दिया है ये हमारे बी में, ऑप्शन बी, छोटी पेनल्टी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भविष्य के लिए वेतन वृद्धि को रोकना, यह कैसी पेनल्टी है। इंक्रीमेंट को रोकना दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट रोक रहा है, और मैंने जस्ट बताया आपको कि इंक्रीमेंट रोक देना, ये कैसी पेनल्टी होती है दोस्तों, ये होती है माइनर। तो देखो ये ऑप्शन दिए, छोटी पेनल्टी, बड़ी पेनल्टी, प्रशासनिक आदेश या कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए, छोटी पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24, निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी सस्ती या मेजर पेनल्टी है। दोस्तों मेजर पेनल्टी कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर किसी कर्मचारी को उसके पद से, जो उसका पद होता है दोस्तों, उससे निचले पद पे ला दे, ये एक मेजर पेनल्टी है। उसको सर्विस से रिमूव कर दे, ये एक तरह की मेजर पेनल्टी है। या फिर उसको डिसमिसल कर दे, सर्विस से बर्खास्त कर दे, ये भी एक पेनल्टी है। इसके अलावा VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दे, तो ये भी एक तरह की मेजर पेनल्टी है। दोस्तों इसमें देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या है। तो ये चारों एक मेजर पेनल्टी है जो कि SF5 में दी जाती है। तो उनसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक मेजर या बड़ी पेनल्टी है। देखिए दोस्तों, निंदा करना नहीं, ये छोटी पेनल्टी है। पास काटना नहीं, ये भी छोटी पेनल्टी है। 15 दिन तक का वेतन काटना नहीं, ये भी एक छोटी पेनल्टी है। हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा आंसर बी, सेवा से बर्खास्त करना, ये क्या है दोस्तों, एक मेजर पेनल्टी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा, सेवा से हटाना और बर्खास्तगी, मतलब रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। दोस्तों यहाँ पे दोनों में अंतर पूछा है कि ये जो सेवा से रिमूवल मतलब हटाया जाता है और सेवा से बर्खास्तगी में क्या अंतर है। दोस्तों अगर दो व्यक्ति है ए और बी, इस व्यक्ति को क्या कर दिया गया है, ए व्यक्ति को रिमूव किया है, और इसको जो बी व्यक्ति है इसको डिसमिसल किया है। दोनों की नौकरी गई है, दोनों को ही नौकरी से निकाला है, पर इसमें अंतर क्या होगा कि जिस व्यक्ति को इस एक को रिमूव किया है, ये दूसरा कोई फॉर्म भर के सरकारी नौकरी पा सकता है। वो दूसरी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म या आवेदन कर सकता है, बट ये बी व्यक्ति को जिसको डिसमिसल किया गया है, वो दूसरी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। इन दोनों दोस्तों यही एक अंतर होता है। आइए दोस्तों हम इसमें इसके क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि इसमें अंतर क्या है। दोनों समान है, नहीं, मैंने बताया इसमें अंतर है दोस्तों। इसमें वो दूसरी जॉब के लिए फॉर्म भर सकता है रिमूवल में, और डिसमिसल नहीं भर सकता, तो दोनों समान नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों कि रिमूवल के बाद भविष्य में सरकारी नौकरी मिल सकती है, हाँ सही बात है, मिल सकती है, और डिसमिसल के बाद नहीं, तो ये दोस्तों ये हमारा अंतर हो गया।
यही सही है। पूछा है इसमें क्या अंतर है, तो यही अंतर है। नेक्स्ट क्या पूछा इसने, नेक्स्ट क्या इसमें, डिस्मिस के बाद नौकरी मिल जाती है, नहीं मिलती है। और कोई अंतर नहीं है, तो ये भी गलत है, अंतर है। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, रिमूवल के बाद नौकरी मिल सकती है और डिस्मिस के बाद नहीं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 26। ये क्या पूछ रहा है कि क्या वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति का असर कर्मचारी की पेंशन पर पड़ता है यदि यह संचयी प्रभाव विद कम्युलेटिव इफेक्ट से दी गई हो। दोस्तों अगर जो पेनल्टी यहाँ पे देखो एक वर्ड है सर, यहाँ पे एक आपको नोट करना है विद कम्युलेटिव इफेक्ट, संचयी प्रभाव। अगर ये संचयी प्रभाव से दी गई है तो असर पड़ेगा। अगर विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट, विदाउट, अगर विदाउट लिखा हुआ आ जाए दोस्तों तो उसके लिए नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया दोस्तों कि अगर वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति का असर कर्मचारी की पेंशन पर पड़ता ही नहीं पड़ता अगर संचयी प्रभाव से दी गई हो या विद कम्युलेटिव इफेक्ट। तो दोस्तों अगर विद कम्युलेटिव इफेक्ट दी गई है तो उसके पेंशन पर प्रभाव पड़ता है। अगर नहीं दी गई है विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 का बी, हमारा आंसर हो जाएगा बी, हाँ पड़ेगा। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। पद अवनति रिडक्शन टू लोअर पोस्ट और ग्रेड किस प्रकार की शक्ति है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को उसके पद से निचले पद पे लाया जाता है तो किस तरह की पेनल्टी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी कर्मचारी को उसके पद से निचले पद पे लाया जाता है तो ये एक बड़ी मेजर पेनल्टी है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए तो नहीं छोटी पेनल्टी, बी बड़ी पेनल्टी, सी में क्या है मामूली सस्ती, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी, बड़ी पेनल्टी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 28। सामूहिक रूप से ट्रेन दुर्घटना के मामलों में लोको पायलट को सीधे कौन सी चार्ज दी जाती है। तो दोस्तों लोको पायलट अगर कोई ट्रेन एक्सीडेंट करता है या एक्सपेड करता है तो उस मामले में उसको मेजर यानी कि बड़ी पेनल्टी दी जाती है और वो हमारी कौन सी होती है, SF5। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। दंड आदेश के विरुद्ध अपील करने की वैधानिक समय सीमा क्या है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ दंड दिया गया है तो कितने टाइम में अपील कर सकता है। तो दोस्तों उसके लिए 45 डेज़ का समय दिया जाता है, 45 डेज़ का समय दिया जाता है अपील करने के लिए। हमारे ऑप्शन दोस्तों क्या है, 30 डेज़, A 30, B में 45, C में 60 और D में 90। तो दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा 45 डेज़। अपील करने के लिए 45 डेज़ का समय दिया जाता है। नेक्स्ट, बड़ी सस्ती मतलब मेजर चार्जशीट SF5 मिलने के बाद कर्मचारी को अपना लिखित जवाब डिफेंस रिप्लाई देने में कितना समय मिलता है। तो दोस्तों इसमें दिया था 10 दिन, 10 डेज। तो 10 डेज हमारा बी में है, बी हमारा आंसर है। डिफेंस के रिप्लाई देने के लिए समय 10 दिन दिया जाता है। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, जांच अधिकारी इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट मिलने पर कर्मचारी को अपनी टिप्पणी देने के लिए कितना समय मिलता है। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, जांच अधिकारी, यहाँ पे बोला कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट मिलने पर जांच अधिकारी ने क्या किया कि इंक्वायरी करी और रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट की एक कॉपी कर्मचारी को दे दी। ठीक है, अब वो इंक्वायरी ऑफिसर उससे बोलेगा भी आप ये इसकी प्रतिलिपि लीजिए और इसके बाद मुझे जवाब दीजिए। तो उसका जवाब देने के लिए कितना समय मिलता गया है, यही पूछा गया है कि कितना समय मिलता है। तो दोस्तों उसमें हमें समय मिलता है 15 डेज़, उसमें समय मिलता है दोस्तों 15 दिन का, 15 डेज़ का। दोस्तों यही हमारा आंसर है बी, 15 डेज़। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा डार के तहत पुनरीक्षण रिवीजन का प्रावधान किस नियम के अंतर्गत आता है। दोस्तों जो रिवीजन है यहाँ पे, या रिवीजन की बात कर रहा है, तो इसमें दो होते हैं दोस्तों, एक रिवीजन, एक तो होता है रिवीजन और एक होता है रिव्यू। एक होता है रिव्यू दोस्तों, एक होता है रिवीजन, एक होता है रिव्यू। यहाँ दोस्तों पूछा गया रिवीजन के बारे में, तो रिवीजन हमारा होता है 25 में, नियम 25, ये हमारा रिवीजन से है। और जो 25A है, ये 25 जो A है हमारा वो रिवीजन से है।
ठीक है दोस्तों। जो नियम नंबर 25 है वो है रिवीजन से संबंधित, और जो नियम नंबर 25A है वो रिव्यू से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अपीलीय प्राधिकारी दी गई सजा को बढ़ा सकता है? बिल्कुल दोस्तों बढ़ा सकता है। अपीलीय अधिकारी के पास शक्ति है कि वो सजा को बढ़ा भी सकता है, वो सजा को कम भी कर सकता है, पर इसकी एक शर्त होती है कि भाई उसको नोटिस देना पड़ेगा इसके लिए कर्मचारी को, तब जाके वो उसके जवाब के बाद ही सजा को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। देखते हो उसका आंसर क्या है, इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए। ऑप्शन जो हमारा ए है, नहीं कभी नहीं। ऑप्शन बी, हाँ लेकिन कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस देने के बाद। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि हाँ वो बढ़ा सकता है, पर उसके लिए उसको कर्मचारी का एक नोटिस देना पड़ेगा। वो नोटिस देने के बाद, उससे रिप्लाई पाने के बाद ही उसको बढ़ा या कम कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, डार नियम का कौन सा नियम अनुशासनिक प्राधिकारी को बिना किसी औपचारिक जांच के, दोस्तों क्या बोल रहा है, बिना औपचारिक जांच के सीधे बर्खास्त, मतलब ऐसा नियम जिसमें कोई जांच नहीं होती है, डायरेक्ट ही क्या किया जाता है, डायरेक्ट ही सख्ती मतलब पेनल्टी देता है। वो कौन सा नियम है जिसमें जांच की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही पेनल्टी दी जाती है? दोस्तों ये हमारा है नियम नंबर 14 का सेकंड। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो डिसिप्लिन अथॉरिटी होती है उसको जांच कराना, जो जांच होती है, जांच कराना लगता है कि उस मतलब उनके पास पहले से कुछ सबूत होते हैं जिस सबूत के बेस पर उनको लगता है कि जांच करना इस मामले में व्यर्थ है, तो वो जांच नहीं कराती है, या फिर उस एम्प्लॉय को कोर्ट ने पहले ही सजा सुना दी गई हो या मुजरिम साबित कर दिया गया हो, तो उस केस में जांच की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस केस में दोस्तों नियम नंबर 14 का सेकंड के तहत उसको बिना किसी जांच के सर्विस से निकाला जा सकता है, या जो पेनल्टी है वो दे जा सकती है। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टाफ एवं कल्याण निरीक्षक यानी कि SWI, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का डार के मामलों में मुख्य कार्य कर्तव्य क्या है? यहाँ पे दोस्तों वेलफेयर इंस्पेक्टर की बात की जा रही है कि जब डार के मामलों में उसका क्या कर्तव्य है। दोस्तों देखते आइए ऑप्शन देखते हैं। कर्मचारियों को सजा दिलाना, नहीं, ये तो काम नहीं है उसका। दोस्तों नेक्स्ट क्या हमारा, जांच अधिकारी के रूप में काम करता है, नहीं, ये भी नहीं दोस्तों, ये भी नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, अनपढ़ या असमर्थ कर्मचारी के लिए डिफेंस हेल्पर के रूप में सहायता करना और नियमों का की सही व्याख्या करना। हाँ दोस्तों, ये काम वेलफेयर का है कि अगर कोई कर्मचारी अनपढ़ है और असमर्थ है तो उसके लिए वो डिफेंस हेल्पर का काम कर सकता है, और उसको जो जो नियम है वो सब समझा सकता है, बता सकता है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। दोस्तों यही हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों ये इसका पार्ट 1 है, जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।